पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सीमा हैदर होता है, 4 बच्चों की माँ होती है। पबजी से उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद पता चलता है कि वो लड़का इंडिया के एक नोएडा शहर के पास एक जगह लगती है द्रबुपुरा, वहाँ का रहने वाला होता है। उस लड़की की मोहब्बत में लड़की सीमाओं को पार करते हुए पहले पहुँच जाती है नेपाल के काठमांडू, और काठमांडू में आने के बाद सीधा इंडिया आती है गैर कानूनी तरीके से, और यहाँ आने के बाद अपने प्रेमी यानी कि सचिन से मुलाकात करती है, उसके घर पर रहती है। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो ये कहानी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि एक महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसके साथ ज़िंदगी जीने के लिए, उसके साथ रहने के लिए न केवल अकेली आई बल्कि 4 बच्चों को भी साथ लेके चली आई। कितना रिस्क लिया, जबकि उसके सामने बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। वो अगर जिस तरह की उसने गलती की है उससे हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी उसे सलाखों के पीछे भी गुजारनी पड़े। लेकिन सीमा हैदर की जो तारीफ़ें हो रही हैं उसको लेकर हर कोई तारीफ़ करते थक नहीं रहा है। उसकी बहादुरी को लेकर, उसके प्यार को लेकर एक तरफ उसकी तारीफ़ हो रही है, एक और मामला है जो उत्तर प्रदेश का एक प्रयागराज शहर है। यहाँ के एक आलोक मौर्य की पत्नी है जिसका नाम ज्योति मौर्य है, जो फ़िलहाल बरेली के एक शुगर मिल के अंदर एसडीएम है। वो शादी करते हैं परिवार की मर्ज़ी से। साल 2015 में लड़की पीसीएस अधिकारी बन जाती है। उसको 2 जुड़वा बेटियां भी पैदा हो जाती हैं। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, उसको भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद बिल्कुल गुपचुप तरीके से 2020 से लेकर अब तक वो लगभग साथ ही रह रहे थे। जब मौका मिलता था मिलते थे, लेकिन पति को जब इस प्रेम कहानी के बारे में पता चल जाता है तो ये प्रेम कहानी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और वायरल होने के बाद ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से अलग होने का फैसला कर लेती हैं। और जैसे ही अलग होने का फैसला कर लेती हैं, ये बात जब लोगों को पता चलती है तो लोग बड़ा गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को खूब पढ़ाता है, खूब पढ़ाकर उसे आगे बढ़ाता है, उसकी नौकरी लगती है। नौकरी लगने के बाद जब परिवार के अच्छे दिन देखने के आए थे तब वो अपने पति को छोड़कर दूसरे राह चलने की ओर करती है। इसी बात को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कहानी दोनों एक जैसी हैं। सीमा हैदर की भी, वो भी अपने पति को छोड़कर एक नई ज़िंदगी जीना चाहती है, और दूसरी ज्योति मौर्य की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। वो भी अपने पति को छोड़कर एक नई ज़िंदगी जीने की कोशिश में थी, लेकिन पब्लिक को ये कहानी पसंद नहीं आ रही। कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी ठीक वैसा ही होता है। एक बहुत गरीब परिवार है। गरीब परिवार में एक लड़का अपनी बीवी को पढ़ाता है, लिखाता है और उसके बाद उसे ऑफिसर बना देता है। ऑफिसर बन जाती है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहानी सुनने के बाद इसमें आप ही फैसला करना कि इसमें क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है प्रयागराज से महज 50 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है मेजा, और मेजा के पास ये गाँव लगता है जरार। जरार का रहने वाला रविंद्र कुमार, जो कि पेशे से एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा था। तो कभी रेहड़ी लगाता था, तो कभी मजदूरी करता था, कभी प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी ज़िंदगी यूं ही असामान्य रूप से चल रही थी। परिवार की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी। लेकिन साल 2016 में उसकी शादी हो जाती है। शादी होती है रेशमा नाम की एक लड़की से, और रेशमा नाम की लड़की से शादी होती है जब वो बाहर रहकर काम करता था, रेहड़ी लगा कर कभी सब्जी बेचता था तो कभी मजदूरी करता था। पति और पत्नी दोनों साथ रहना शुरू करते हैं। पत्नी कहती है कि जी मैंने 11वीं कर रखी है, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे उसके पति ने ये बात सुनी, पति खुश होता है, कहता है कि मुझे तो बाहर ही रह कर काम करना है, पैसे कमाने, मैं घर पे भेज दिया करूँगा। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें पढ़ने की पूरी आज़ादी है, पढ़ सकती हो, मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। रेशमा ने अपने पति से मिलते थे पैसे, परिवार से पैसे मिलते थे, और उसने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। साल 2016 में शादी होती है, 17 में जो आगे की पढ़ाई थी वो पूरी करती है, और साल 2018 में उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद इस घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लग रहा था उसके रविंद्र कुमार के परिवार वालों को कि अब घर की जो किस्मत थी वो बदल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। अब तक जो बहू के साथ मेहनत की है, बहू इस घर की जो भी दिक्कतें परेशानी हैं सब कुछ ठीक कर देगी। घर की दीवारों को अगर आज भी हम साल 2023 में झांक कर देखें तो घर की दीवारों में अभी भी मिट्टी आपको दिखाई दे जाएगी, ज़मीन पर भी मिट्टी दिखाई दे जाएगी, और जो छत हैं वो भी कच्ची दिखाई दे जाएंगी। नहीं कि अभी भी मकान पक्का है, लेकिन पक्का पूरी तरह से नहीं है, कच्ची मिट्टी से ही पक्का बना हुआ मकान है। तो इसकी ज़िंदगी में सब ठीक चला था। लेकिन इसका दावा है रविंद्र कुमार का कि जैसे ही ज्योति मौर्य की कहानी वायरल होती है, जैसे ही कहानी ज्योति मौर्य की समाज के सामने आती है, तो उसकी जो पत्नी है, पुलिस में कांस्टेबल होती है, उसने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए न केवल
अपनी मेहनत मजदूरी, परिवार के घर वालों के पैसे खर्च किए, बल्कि 5 बीघा ज़मीन भी बेच डाली ताकि उसकी पत्नी आगे बढ़ेगी तो परिवार भी आगे बढ़ जाएगा। पति शायद इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, लेकिन पत्नी को जब जिम्मेदारी देते हैं तो इसके एक पत्रकार जब इसके घर वालों के अलग अलग सदस्यों का इंटरव्यू ले रहा था तो पति के पास सबसे पहले पहुंचता है तो पति रो रो कर अपना बुरा हाल कर देता है। इतना रोता है कि अपनी शिकायतें कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन पत्नी मुझे छोड़कर आज जा रही है और वो मुझसे तलाक लेना चाहती है, मुझसे अलग होना चाहती है, मैं क्या करूं। रो रो के वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैमरे के सामने वो अपनी बात भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि जो बात कहते कहते उसे दुख हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, वो तकलीफ़ उसकी सही नहीं जा रही थी। कैमरामैन ने माइक आगे लगाता है और आगे लगाने के बाद उसकी रविंद्र की माँ के पास, यानी कि रेशमा की सास के पास में जब कैमरा पहुँचता है तो उससे सवाल किया जाता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। उसके मुँह से एक आवाज़ निकलती है पति की तरह, ठीक वही कहती है कि जो रेशमा की नौकरी है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ठीक है जो उसके घर के परिवार के लोग हैं उनका घर गिरा दिया जाए। इस तरह की बातें करती हैं। फिर कैमरामैन और रिपोर्टर के साथ पहुंच जाता है घर के अंदर। वहाँ उस लड़की की मौसिया सास, यानी कि लड़के की मौसी और उसकी मौसी की सास वो मिल जाती हैं, उससे बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि जो रेशमा है वो बहुत बड़ी धोखेबाज है, गद्दार है, उसको बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमने इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आज नौकरी लगी, परिवार की जब मदद करने का नंबर आया तो मदद ही नहीं कर रही है। बात जब फिर कैमरामैन और रिपोर्टर जब उसकी रविंद्र की बहन के पास जाते हैं तो बहन भी बिल्कुल वैसे ही बोलती है। परिवार के सब लोगों का लुब्ब-लुबाब एक ही था कि रेशमा की जो सरकारी नौकरी है उसको उससे बर्खास्त कर दिया जाए और बर्खास्त करके उसको घर बैठा दिया जाए, और जो घर वाले हैं उनके घर वालों का जो घर है उसको गिरा दिया जाए, जैसे क्या किसी बड़े मुलजिम का घर गिराया जाता है। ऐसे ही कहानी जब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ वायरल होने लगती है तो लोग कहीं रेशमा को ख़राब कहने लगते हैं, बुरा कहने लगते हैं, और कहते कहते कहने लगते हैं कि ये बीवियां ऐसी ही होती हैं, इन्हें एक पति बड़ी मेहनत से पढ़ाता है, लिखाता है, नौकरी दिलवाता है, और जब मदद का नंबर आता है तो फिर वो धोखा देना शुरू कर देती हैं। ये कहानी जो कहानी है, कहानी भी कहानी में एक कहानी को जन्म देती है, और वो कहानी कुछ इस तरह से जन्म देती है कि कहानी जो जन्म देती है वो कहानी कुछ इस तरह से जन्म देती है कि एक राजा के पास 2 महिलाएं पहुंचती हैं एक बच्चे को लेकर, और बच्चे को लेकर ये दावा करती हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बेटा मेरा है, तो राजा साहब मुझे मेरा बेटा चाहिए। 2 महिलाएं एक बच्चा। राजा साहब वो फैसला करने में बड़ा परेशान हो रहे थे, और परेशान होने वाली बात भी थी। दरअसल राजा कहते हैं कि जब उन्हें लग रहा है कि ये दोनों महिलाएं बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तभी कहते हैं कि ठीक है, फैसला मैं कर देता हूँ, इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, और 2 हिस्सों में बांटने के बाद दोनों महिलाओं को बराबर बराबर हिस्सा दे दीजिए। अब उसमें एक महिला कहती है कि राजा साहब मुझे मंजूर है ये फैसला जो आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और दूसरी महिला कहती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप बच्चे के अगर 2 हिस्से करेंगे तो मर जाएगा, और वो मर जाएगा तो फिर किसी के लायक नहीं रहेगा, इसलिए मैं इस बच्चे को लेना नहीं चाहती, आप इस बच्चे को इस दूसरी महिला को दे दो, कम से कम उसके पास रहेगा, जीवित तो रहेगा, उसके पास रहेगा, खाएगा पिएगा, जो समाज है दुनिया है ये सब कुछ देखेगा, ठीक रहेगा, मैं बिना बच्चे के रहना मंजूर है। राजा साहब को लगता है कि कोई औरत अपने बच्चे को मरवाना ही नहीं चाहेगी, इसका मतलब यह है ये बच्चा इसका है, तो इसको दे दिया जाए, दूसरी औरत को बच्चा मिलता नहीं है। लेकिन इस कहानी से असल में जो मतलब निकलता है, मतलब ये निकलता है कि जो रेशमा के ससुराल वाले हैं, एक एक शख्स है, एक एक सदस्य है, वो हर कोई रेशमा की नौकरी की बर्खास्तगी की ही मांग कर रहा है, और ये कह रहा है कि इसकी नौकरी को बर्खास्त कर दी जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि शायद रेशमा ने जितनी अपनी नौकरी के लिए मेहनत की है, या उसने जो दावा किया है, जब मीडिया वाले रेशमा के पास पहुंचते हैं, रेशमा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि मेरे परिवार ने, मेरे जीजा ने मेरी पढ़ाई में, मेरे आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है, इसलिए मैं अपनी जीजा की तरफदारी कर रही हूँ। जब पत्रकार ने रविंद्र से सवाल पूछा था कि क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें कुछ हेल्प करती है कि नहीं करती है, तो वो कहता है कि मेरी पत्नी ट्रेनिंग पीरियड में हम उसकी हेल्प करते थे, कभी 5,000 कभी 10,000, जब भी मौका मिलता था उतने पैसे पहुँचाने की कोशिश करते थे ताकि उसे किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन उसने ट्रेनिंग में ये सुनते हैं कि ट्रेनिंग जब होती है तो सरकार पैसे देती है, पूरी तनख्वाह देती है, लेकिन रेशमा ने कभी पैसे नहीं दिए। ये पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, रेशमा सच बोल रही है या रविंद्र सच बोल रहा है? ये गाजीपुर के जो एसपी हैं इस पूरे मामले को सुना, और उन्होंने कहा है कि आने वाली 13 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों को एक साथ बिठाया जाएगा, दोनों पक्षों की बातचीत सुनी जाएगी। रेशमा सच बोल रही है तो रेशमा को की बात सुनी जाएगी, और रविंद्र सच बोल रहा है तो उसकी बात भी सुनी जाएगी, और जो झूठ बोल रहा है, जो नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसको सज़ा दी जाएगी।
इससे साफ जाहिर भी होता है कि जैसे ही ज्योति मौर्य का मामला सामने आता है, उसके बाद न जाने कितने ऐसे लोग दावे कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को वो एसडीएम बनाना ही नहीं चाहते, उन्हें पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें लिखाना नहीं चाहते, उन्हें सरकारी नौकरी पर भेजना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सभी औरतें, सभी जो महिलाएं होती हैं वो ऐसे ही हो जाएंगी। इसलिए सभी महिलाओं को एक जैसे ही पैमाने में देखना शुरू कर दिया है। यानी कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरियां कर रही हैं और नौकरी करने के बावजूद अपने परिवार का हिस्सा बनती हैं, अपने परिवार की मदद करती हैं। यदि हम रेशमा की ही बात करें तो रेशमा की लगभग, अगर आज की तारीख की बात करते हैं तो उसको 35,000 के आसपास सैलरी मिलती होगी और रेशमा अपने परिवार से बिल्कुल अलग भी रहती होगी। कितनी भी कोशिश करे, कितने भी कम पैसे खर्च करने की कोशिश करे, 15 से 20,000 रुपये उसकी यूं ही खर्च हो जाते होंगे। ऐसी स्थिति में बस उसके पास 15 या 10,000 रुपये के आसपास बचते होंगे। अब अगर परिवार के कोई सदस्य या उसके रिश्तेदार या उसके घर के मायके वाले हों या ससुराल वाले हैं और किसी ने संपर्क करने की कोशिश की, किसी ने कुछ पैसे मांगने की कोशिश की, तो 15 या 10,000 जो बचते हैं उसमें भी सेंधमारी हो सकती है। तो ऐसी महंगाई में 35,000 की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है और इसी ऐसी महंगाई में घर चलना कितना मुश्किल हो जाता है। और रेशमा को पता नहीं किस तरह की दिक्कतें रही होंगी। लेकिन जब पत्रकार ने रेशमा से एक बात पूछी कि रेशमा तुम क्या कहना चाहती हो, तो रेशमा ने जो कहा उसको सुनने के बाद वाकई अफसोस भी होता है और हैरानी भी होती है। वो कहती है कि मेरे पति ने मुझे बहुत बार मारा है, बहुत बार पीटा है, लेकिन मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मैंने कभी किसी बाहर वाले से नहीं कहा कि मेरा पति मुझे बात बात पर मारता है, पीटता है, इसीलिए मैं उससे कम बातें करती हूँ। लेकिन उसके पति ने जो उसे रुस्वा किया है, चारों तरफ उसकी जो किस्से सुनाए हैं, उससे इतनी जो बदनामी की है, क्या मेरी बदनामी जो हुई है, क्या उस बदनामी का जो दंश मेरे माथे पर कलंक लगा है, क्या वो वापस आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। और ऐसी स्थिति में पति के पास जाना क्या सही होगा, क्या उचित होगा, ये भी सोचने वाली बात है। यदि कोई शिकायत थी तो बात करती मीडिया में जाने की, अखबार में छपवाने की, टेलीविजन में निकलवाने की, शायद इस कहानी को सुनाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन जिस तरह से पति ने रुस्वा कर दिया है, इस हिसाब से पति के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि जो काउंसलिंग वगैरह करते हैं उसके बाद ही पति पत्नी में विवाद होते हैं, जो परिवार के मैटर होते हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना मुद्दा ज्योति मौर्य का रहा है। लेकिन ज्योति मौर्य के बाद ऐसे कई मामले हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। अगर हम एक और मुद्दे की बात करें तो कन्नौज ज़िला लगता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रहने वाली एक दलेलपुर गांव लगता है, और यहाँ के पास में एक गांव है नारायणपुरवा। यहाँ का रहने वाला एक लड़का, उसकी शादी दीक्षा से होती है और दीक्षा से जब शादी होती है तो दीक्षा उस वक्त बीएड कर रही थी। ये शादी होती है अप्रैल 2023 में। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य का मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है तो इसके बाद इसके पति ने इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वाने का पूरी तरह से फैसला कर लिया। जब इस बात की उस दीक्षा को पता चलती है तो दीक्षा कहती है कि मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है, मुझे अपने परिवार का साथ देना है। लेकिन उसका पति उसकी मदद नहीं कर रहा है। तब एक मंत्री की जनसभा लगी हुई थी, दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में वो दीक्षा जाती है, जाकर कहती है कि मुझे मेरे पति से बचाओ, मेरा पति मेरी पढ़ाई को रोककर मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहता है, मैं नर्क की ज़िंदगी जीना नहीं चाहती, मैं एक आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को और ख़ुद को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन जब पति से जब सवाल किया गया, किसी पत्रकार ने पूछा, तो उसे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, लिहाज नहीं आई। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैर की जूती बनाकर रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ज्योति मौर्य कभी बनने नहीं दूंगा। तो जिस तरह से ये मामले आ रहे हैं, चाहे वो ज्योति मौर्य का हो, चाहे सीमा हैदर का मामला रहा हो, या रेशमा का मामला रहा हो, या इस दीक्षा का मामला रहा हो, या फिर बिहार के बक्सर की रहने वाली एक महिला का मामला रहा हो, इस तरह के मामले जब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो इससे महिलाओं की जो उनके अपने जो मान सम्मान है उन पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जो महिलाएं अपने परिवार की मदद भी करती हैं तो उनके स्टाफ में आसपास के रहने वाले लोग भी तमाम तरह की बातें कर करके उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को खासकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, प्रदेश सरकारों को इसमें कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और जो भी इसमें मामले होते हैं, खासकर इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो बहन बेटियां होती हैं उन्हें इस तरह से रुस्वा करने की शायद ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कहते हैं कि घर का मैटर अगर घर में ही सुलझ जाए तो बाहर वाले उस मैटर पे कुछ मज़ा नहीं लेते, आनंद नहीं लेते। लेकिन ये आजकल सोशल मीडिया ने जो कुछ मुद्दों को इस तरह के हवा देते हैं कि पूरे समाज में, पूरे ज़िला, प्रदेश, देश, ये सभी सीमाओं को पार करते हैं। जब निकल जाते हैं तो वाकई बहुत बदनामी होती है और इस बदनामी में किसी भी अच्छे इंसान का जी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी को ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा विवश हो जाए, मजबूर हो जाए कुछ भी कदम उठाने के लिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसमें किसको क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये फैसला आपके ऊपर छोड़ा जाता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।